Hello everybody and welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman ma'am. Today teach you chapter number 1 in geography and our environment. यानी हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसा होना चाहिए और पर्यावरण वास्तव में होता क्या है. हमें सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है. एंड सो पीपल प्लेस थिंग्स एंड नेचर that surrounded any living organism is called a environment. ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अब ये देखते हैं कि जो environment है it provides us air, water, food. जो environment है वो हमें खाना देता है, पानी देता है, हवा देता है. और अर्थ इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स. जैसा कि हमें पता है अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर. भारत में अगर आप ये देखें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, वनस्पति पाई जाती है. तो ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक बैलेंस बना के रखते हैं, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो इकोसिस्टम है हमारा वो कैसा होना चाहिए. अब इकोसिस्टम वास्तव में होता क्या है? ठीक है, तो आर इकोसिस्टम all living organism where belongings to the plant or animal kingdom interact with each other. यानी जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और साथ में एक दूसरे पर अंतर संबंध होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं. सो दे ऑल्सो इंटरसेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. इसी की वजह से ये इनके फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं. The complex system of the intersection between the organism and their physical environment in the particular area is referred to as an ecosystem. और जहाँ पे कि living organism जो है organism है और physical environment particular एक जगह मिलते हैं उसको हम ecosystem के नाम से जानते हैं. So the size of an ecosystem varies greatly. और ये अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है. It can be a large as a rainforest. रेनफॉरेस्ट की जैसे होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल भी हो सकते हैं और ग्रासलैंड्स भी हो सकती हैं बहुत सारे, है ना, और डेजर्ट भी हो सकते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा, लेक्स, रिवर्स और स्मॉल एज पॉन्ड. यानी रेन फॉरेस्ट के जैसे बड़े भी हो सकता है ये, जहाँ पे ग्रासलैंड्स कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है और साथ ही साथ नदियाँ और तालाब भी. सो द टिपिकल पॉन्ड सिस्टम. अब हम इसे बहुत ईजीली समझना चाहें कि पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है उसको बहुत इजीली वे में हम समझना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड सिस्टम है, यानी पॉन्ड का इकोसिस्टम कंटेन फिश. उसमें फिश भी होगी, ठीक है, उसमें फ्रॉग भी होंगे, उसमें एल्गी भी होंगी, वाटर लिलीज भी होंगे और अदर स्पीसीज दैट लिव इन एंड अराउंड द पॉन्ड. अगर हम एक पॉन्ड के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसमें फ़िश भी शामिल है, फ्रॉग भी है, एल्गी भी है, वाटर लिलीज भी हैं और दूसरी भी जातियाँ पाई जाती हैं. सो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन थाउजेंड ऑफ इंटरसेक्टिंग स्पीसीज. यानी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और साथ ही साथ में एक जाति दूसरी पर अंतर संबंध भी रखता है, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग भी करती है. सो दिस स्पीसीज इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट. और ये अबायोटिक एनवायरनमेंट का निर्माण करती है, ठीक है, क्योंकि ये स्पीसीज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है. अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब हमारे जो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है किस तरीके से मिलकर बना है वो समझने की ज़रूरत है. लुक एट द पिक्चर. आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि नेचुरल एनवायरनमेंट. अब आप नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर समझना चाहें तो आप ये देखिए, वाटर जिसको कि हमने पहले हाइड्रोस्फीयर नाम दिया था, एटमॉस्फेयर जिसको हमने हवा का नाम दिया और लिथोस्फीयर जो कि लैंड वाला पोर्शन होता है. लेकिन अब जब ये तीनों मिलकर होते हैं, वाटर, एयर और लैंड, जब ये तीनों मिलकर होते हैं एक जगह इकट्ठा तो हमने उसको बायोस्फीयर का नाम दे दिया, जहाँ पे कि लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं. ठीक है, अब ह्यूमन मेड है. ह्यूमन मेड यानी हमारे द्वारा निर्मित एनवायरनमेंट, हमने जो बनाया है उसमें आएंगी बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज. ठीक है, क्योंकि ये हमारे द्वारा निर्मित है, ह्यूमन मेड है ये. और साथ में दूसरा आप देखेंगे कि ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं उससे भी तो वो कनेक्ट होता है.
जैसे कि हम इंडिविजुअल हैं, फिर हमारा परिवार है, हमारा कम्युनिटी, हमारा जो समाज है, हमारा धर्म है, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा इकोनॉमिक लेवल कैसा है, और साथ ही साथ हमारा राजनीतिक जो संबंध होता है एक दूसरे से वो कैसे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो क्या चीज़ होती है, तो मानव का जो पर्यावरण होता है वो समझने की यहाँ पे पहले इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पे कि हम रह रहे हैं। सो दे आर द एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, और हम सब अपने इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। सो दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और हमने हमारे जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। विथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट दे आर सजेस्ट टू द कंट्रोलिंग द डोमिनेटिंग नेचर। और हमने साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करके हमने अपना नेचर जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना लिया है। डोमिनेटिंग यानी किसी को दबाना, ठीक है। अब हम थोड़े से डोमिनेट हो गए हैं, यानी अब हमने पर्यावरण के ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स विद नेचर। इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो ह्यूमन नेचर है उसका थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स बना दिया है उसने, नेचर को, उसने प्रकृति को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्यों कर दिया है? वो टाइम के अनुसार उसने बदल भी दिया है उसको, और टाइम जगह जगह के अनुसार उसने चेंज भी कर लिया है। तो इन्वॉल्वेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अब कैसे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व किस तरीके से होगा? अर्ली ह्यूमन एडजस्ट देमसेल्फ विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव। यानी अर्ली ह्यूमन, जो कि हमने पढ़ा था क्लास 6 में अर्ली ह्यूमन्स के बारे में, कि अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे? अर्ली ह्यूमन रहते थे कहाँ पे? नदियों के किनारे। उनकी डिमांड बहुत कम होती थी और वो छोटा मोटा खेती करके अपना काम चला लेते थे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द नीड्स वर फुलफिल विद द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और उनकी जो नीड्स थी वो प्रकृति के द्वारा ही पूरी कर ली जाती थी। विथ टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स चेंज। लेकिन अब समय के अनुसार इंसान की ज़रूरत और उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आने लगे। वो कैसे? द स्टार्टेड द डेवलपिंग टेक्निक्स एंड न्यू वेज टू यूज द एनवायरनमेंट। उसने इन्वायरमेंट के साथ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा डेवलप करके और उसने नया काम शुरू कर दिया। कैसे? इन पास्ट ह्यूमन सेटल्स इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर वैली टू कल्टिवेट लैंड। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अर्ली ह्यूमन है वो पहले नदियों के किनारे रुका, नदियों के किनारे उसने फर्टाइल लैंड पे उसने खेती करना शुरू करा। उसकी मांग बहुत कम थी, उसने जानवरों को पालना शुरू करा, और जैसे ही फायर का इन्वेंट हुआ उसको वार्मथ के लिए काम आया, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम आया, वो जंगली जानवरों को भगाने के लिए काम आया। So the invention of the wheel, surplus food production and the exchange the surplus goods with other help them to progress। और जैसे जैसे उसने व्हील का इन्वेंशन किया, अब क्या हो गया? व्हील का इन्वेंशन करने के बाद अब उसने जगह को चेंज करना भी शुरू कर दिया, और साथ में सामान जो दूसरों के साथ एक्सचेंज करना भी शुरू कर दिया। So gradually humans started processing their raw material to meet their needs। और अब क्या था? उसकी जो नीड्स थी उसको पूरा होने लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप अनेबल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और जैसा कि आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिकरण जैसे ही यूरोप में आया, अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो दिस मीन्स द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव एंड द वर्ल्ड बिकेम अ फैमिली। और धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन है, दूर संचार के जो साधन है वो, और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन बहुत जल्दी इम्प्रूव्ड हुए, और सारा संसार एक परिवार की तरह हो गया, यानी आना जाना और बातचीत करना बहुत इजी हो गया। दस मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन आर इन्वायरमेंट, और इन सब की वजह से हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा चेंज आया, विच वॉज मोस्टली ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ। सो द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरसेक्शन, अब इंटरएक्शन, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसे कैसे बदलाव लेकर आया ह्यूमन।
So in the spirit of all the developments, the physical environment still provides human beings with their material needs. अब मानव ने अपने द्वारा जो निर्मित जो भी कोई चीज़ थी उसकी जब डिमांड होती थी तो वो प्रोवाइड करानी शुरू कर दी. सो द प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, है ना, हमारे चैप्टर्स में, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, है ना. कैसे? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़. यानी प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें कि खेती से संबंधित काम होते हैं, जिसमें कि रॉ मटेरियल होता है, जिसमें कि लोग बहुत कम काम करते हैं, परिवार के ही लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन कम होता है. तो वो कौन कौन सी है जो कि खेती से संबंधित है? तो फर्स्ट वन इज फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग यानी मछली पालन, फॉरेस्ट्री यानी जंगल, एंड माइनिंग यानी माइन खोदना, खदानें खोदना. स्टिल द प्रोग्रेस प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल, और इनसे हमें खाना और कच्चा माल मिलता है. ठीक है, किससे? खेती से. विदाउट विच एडवांस सोसाइटीज कैन नॉट सर्वाइव द प्रोग्रेस. और खेती से अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही टाइम पे नहीं मिलता है, वी कांट सर्वाइव. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमें वहीं से मिलेगा. तो जो फार्मर है वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So the human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. अब यहाँ पे हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं एक डेंजर भी पैदा कर रही है, एक पर्यावरण के लिए नुकसान भी उठा रही है. वो किस तरीके से? राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर फॉर देयर एक्सटेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. यानी अगर हम पहले का टाइम देखें तो मानव क्या करता था? अपनी नीड को आसपास के वातावरण से ही पूरी कर लेता था, बट ऑल्सो एक्सप्लॉइट द मिस यूज इन द सर्टन एक्सटेंट. thus they have disturbed the natural balance of the environment. लेकिन अब जैसे जैसे समय के अनुसार उसकी मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी मांग के अनुसार वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, वो उसको बैलेंस नहीं करके रख रहा है. तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या चीज़ है? अब जब तक हम बैलेंस करके नहीं रखते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें पॉल्यूशन भी शुरू हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी शुरू हो जाता है, और वहाँ पे इनबैलेंस शुरू हो जाता है. तो इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन कैसे हुआ? व्हेन द डिस्टर्बेंस मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन द इन्वायरमेंटल आर लेस, नेचर कैन इजिली रिपेयर एंड मेंटेन इट. अगर मानव अपनी इच्छाओं को सीमित रखे, अपनी नीड्स को कम रखे, तो नेचर ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन कर लेता है. बट व्हेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑन अ लार्ज स्केल, बट अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, उसका दोहन ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर करते हैं, तो नेचर उसको रिपेयर नहीं कर पाता. सो द क्रिएट प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर द नेचर बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन. और अब ये हमारे लिए भी खतरा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बर्थडे है, हमने एक पेड़ लगाया, एवरी बर्थडे पे हर हर जन्मदिन पे अगर हम पौधा लगाते हैं, तो आप ये देखिए, आप आसानी से 10-15 पौधे तो लगा चुके होते, है ना. लेकिन अगर अगर हम सिर्फ पौधों को और पेड़ों को काटते ही जाएंगे, तो हमने उनको बड़े होने का मौका ही नहीं दिया. क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है ना, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप करनी है. तो अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ में उनकी जब डिमांड बढ़ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं नेचर के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए. क्योंकि विदाउट नेचर वी कांट सर्वाइव. पेड़ पौधों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन हमें उन्हीं से मिलना है, तो हमें उसको बैलेंस करके रखना है. और अब जैसे ही थोड़ा सा बैलेंस हटता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो हमें उसके इम्पैक्ट भी, उसके हार्मफुल जो इम्पैक्ट आता है वो भी हमें उठाने पड़ते हैं. सो टुडे द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम. अब जो वर्ल्ड है, संसार है, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से उठानी भी पड़ रही है. वो किस तरीके से? ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑन द हैंड ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. अब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है हमारी जनसंख्या चाइना से भी ज़्यादा हो गई है. ठीक है, अब आज के टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया हो गया है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण. अब शहरीकरण होने की वजह से क्या है? हमने सारा फॉरेस्ट एरिया साफ कर दिया है. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, यानी हमें अब
उद्योग भी चाहिए। जब बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो उसको फीड करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, है ना। ऑन द अदर, environmental pollution is the result of the unplanned and unwise use of technology. इन्वायरमेंट का तरीके से अगर हम यूज़ नहीं करते हैं पर्यावरण का, तो अब हमें उसको पॉल्यूशन भी कर दिया। तो उसके पॉल्यूशन होने की वजह क्या है? अनप्लान्ड टेक्निक, अनवाइज तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो द परफेक्ट बैलेंस इज नीडेड बिटवीन द नेचुरल एंड इन्वायरमेंट। हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण में। So a number of organizations with the help of scientists, technologies and planners are working to solve an environmental problems facing the world. और आज के टाइम में जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट लगे हुए हैं इस काम में कि इन्वायरमेंट जो है उससे आने वाली जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे हमें कैसे बचाना है। So it is important to all for us understand, to learn, to live and use the environmental in a harmonious way. हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और only then we will balance in the nature to be maintained. और नेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें इसका सहयोग करना चाहिए, हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। और जब तक अगर हम इसे संभाल के नहीं रखते हैं तो नुकसान हमारा ही है। आपने ये देखा यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कोटेशन लिखा हुआ है, लुक एट दिस। अर्थ डे, अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 of April एवरी ईयर, और टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस जो बढ़ानी है तो उसके लिए हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और अर्थ डे वाले दिन स्कूलों में पेड़ पौधे भी लगवाए जाते हैं। लुक एट द टोटल इन्वायरमेंट एरिया। अभी टोटल इन्वायरमेंट एरिया देखते हैं तो अबायोटिक इन्वायरमेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो हम लोग हैं, माने हुए जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट है, और बायोटिक इन्वायरमेंट यानी जहाँ पे कि जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। और ये टोटल इन्वायरमेंट है। एंड लुक एट द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये देखिए एंड ड्रॉ इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, बहुत ही प्यारा दे रखा है। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी, लेथोस्फेयर यानी जमीन, और बायोस्फेयर वो वाला एरिया जहाँ पे लिविंग सिस्टम होता है, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेयर में तो हम अकेले नहीं रह सकते ना, सिर्फ उड़ना ही उड़ना होगा हवा में, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोस्फेयर यानी हम पानी में तो नहीं रह सकते हमेशा। जमीन पे लिथोस्फेयर, अब जब जमीन पे रह रहे हैं तो बिना पानी और हवा के नहीं रह सकते, इसलिए बायोस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी है। और बायोस्फेयर में ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, गुड डे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।